आ जाओ भाई जवानों, सभी का वेलकम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 38 में। 38 है, 39 है, चेक कर लेना। और टॉपिक कौन सा है? वही टॉपिक है जिसके लिए दिन रात आप कमेंट करते हो। पहला है कंजंक्शन और दूसरा है क्लोज एंड फ्रेज। इस पे इतने कमेंट्स आए ना, बीच में मुझे डर लगने लगा। एक दो ने तो धमकी भी दे दी, सर करवाओगे या नहीं करवाओगे, कंजंक्शन करवाओ हमें, है ना। तो मैंने कहा इसको बना ही देते हैं वीडियो को, लेकिन ध्यान रखा करो हर वीडियो का अपना ऑर्डर होता है। अब ऐसा नहीं है बीच में मैं कुछ और एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ आपकी कंजंक्शन करवाने लग जाऊँ। अब बारी आई है कंजंक्शन की तो ढंग से करवाऊँगा। दो चीज़ों का ध्यान रखें, पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो एक भी बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं है और एक भी कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सारा कंजंक्शन सारा क्लोज यहाँ से हो जाएगा। दूसरी चीज़, पार्ट नंबर 38 से शुरू मत कर लेना पूरे कोर्स को। सब कुछ करवा रहा हूँ डिटेल में, लेकिन पार्ट 0 से शुरू करो। चैनल के होम पेज पे जाओ, प्लेलिस्ट रखी है ऊपर ही, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। 0 से चलते हुए यहाँ तक आओ और बताओ बैंक एसएससी के पेपर में नंबर कैसे नहीं आते इंग्लिश में। चलो शुरू कर लें। सबसे पहले क्लोज के बेसिक्स हमें सीखने हैं। आ जाओ, देखो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ लॉकडाउन बिकॉज द वायरस इज स्प्रेडिंग। सरकार ने अनाउंस कर दिया एक लॉकडाउन को क्योंकि वायरस स्प्रेड कर रहा है। सबसे पहले इस सेंटेंस को मैं ब्रेक करूंगा, लेकिन उससे पहले आपका सवाल है मेरा आपसे, इस पूरे में जो लिखा हुआ है सेंटेंस कितने हैं? देखो सेंटेंस जब भी गिनने हो ना तो फुल स्टॉप को गिन लो। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस है, जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंस, ठीक है। तो सवाल आपसे कोई पूछे सेंटेंस कितने हैं, तो सेंटेंस है सर जी इसमें एक। अब इस सेंटेंस को अपने ब्रेक करेंगे और क्लोज को गिनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? हैज़ अनाउंस्ड एक वर्ब है, गवर्नमेंट इसका सब्जेक्ट है। फिर दूसरी देखो, अनाउंस क्या किया? लॉकडाउन को किया। जो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करे या होम का रिप्लाई करे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना। फिर दूसरी आपको वर्ब मिलेगी इज स्प्रेडिंग, सब्जेक्ट मिलेगा द वायरस। तो सब्जेक्ट और वर्ब के आपको दो पेयर मिले, देखा आपने। एक हैज़ अनाउंस्ड और उसका सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, और दूसरी इज स्प्रेडिंग, उसका जो सब्जेक्ट है वायरस। जो आपको दो पेयर्स मिले ना सब्जेक्ट वर्ब्स के, यही पेयर कहलाते हैं क्लोज। अब आपको क्लोज पूछे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता सर, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर ही एक क्लोज कहलाता है। इस सेंटेंस के अंदर दो क्लोज हमें मिले हैं, दो क्लोज हमें मिले हैं, और ये सेंटेंस के अंदर दो क्लोज को जोड़ने वाली है बिकॉज नाम की कंजंक्शन। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? बिकॉज को कंजंक्शन। तो एक कंजंक्शन है इस सेंटेंस में। अब आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, कंजंक्शन और क्लोज में एक छोटा सा रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? जितनी कंजंक्शन होंगी उससे ज़्यादा क्लोज होगा एक। मान लो एक कंजंक्शन है तो क्लोज कितने होंगे? 2। मान लो 5 कंजंक्शन है तो क्लोज कितने होंगे? 6। याद रखना, इस रिलेशन को हमेशा अपने काम आएगा। अभी आगे देखते जाओ। एक सेंटेंस और बनाया आपके सामने, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड लॉकडाउन बिकॉज द वायरस इज स्प्रेडिंग एंड पीपल आर डाइंग। सबसे पहला सवाल, इसमें सेंटेंस कितने हैं? सेंटेंस तो सिर्फ एक है। फुल स्टॉप लगा हुआ है तो सेंटेंस सिर्फ एक ही होगा। एक फुल स्टॉप तो एक सेंटेंस। अच्छा, इसमें क्लोज कितने हैं? तो पहले वर्ब निकालते हैं। हैज़ अनाउंस्ड वर्ब है, गवर्नमेंट इसका सब्जेक्ट है, लॉकडाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दूसरा देखो, सब जो वर्ब है इज स्प्रेडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वायरस इसका सब्जेक्ट है। और तीसरा देखो आर डाइंग और सब्जेक्ट है पीपल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के आपको मिलेंगे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पेयर्स। जो ये आप 3 देख रहे हो ना, 3 पेयर्स, सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर्स ही क्लोज कहलाते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्लोज हो गए 3। अब आपसे कोई कंजंक्शन पूछे कितनी है, तो आपको फॉर्मूला पता है, क्लोज -1 इज इक्वल टू कंजंक्शन। 3 क्लोज तो 2 कंजंक्शन। तो ये पहली कंजंक्शन है बिकॉज और दूसरी कंजंक्शन है एंड। समझ गए ना? क्लोज इज इक्वल टू कंजंक्शन प्लस में 1। अब देखो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज देख लेते हैं। क्लोज आप समझ गए ना, कंजंक्शन जो होता है, क्लोज जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर ही क्लोज होता है। अब फ्रेज क्या होता है भाई? तो एक सेंटेंस को देखो, दोनों सेंटेंस है अपने पास। निक्की इज़ वेयरिंग अ पर्पल जैकेट एंड निक्की इज़ वेयरिंग अ जैकेट ऑफ पर्पल कलर। दोनों का मतलब एक ही है। निक्की एक जैकेट पहनी हुई है पर्पल कलर की, निक्की एक जैकेट पहनी हुई है पर्पल कलर की। सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। इज़ वेयरिंग आपकी वर्ब है, निक्की सब्जेक्ट है। अच्छा, क्या पहना निक्की ने? जैकेट को पहना है। जैकेट हो गया इसका ऑब्जेक्ट, है ना, वर्ब का। अच्छा, पर्पल जो है इस जैकेट को मॉडिफाई कर रहा है, पर्पल एक एडजेक्टिव है। दूसरा वाला सेंटेंस ब्रेक कर दो। इज़ वेयरिंग वर्ब है, निक्की सब्जेक्ट है। क्या पहना भाई? एक जैकेट को। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पर्पल कलर, है ना, ऑफ पर्पल कलर। पर्पल एक एडजेक्टिव है, कलर को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑफ पर्पल कलर, ऑफ पर्पल कलर, इसमें शुरू में आ रही है एक प्रेपोजिशन,
बाद में आ रहा है पर्पल कलर नाम का नाउन। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रेपोजिशन प्लस में नाउन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रही, कोई यहाँ पे वर्ब नहीं आ रही, ना कोई सब्जेक्ट आ रहा है, सिर्फ एक प्रेपोजिशन और एक नाउन का कॉम्बिनेशन है। इसको बोलते हैं अपने प्रेपोजिशनल फ्रेज। आपसे कोई पूछे सर फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक वर्ड्स का ग्रुप है, जैसे ऑफ का, पर्पल और कलर का, जिसमें कोई सेपरेट सब्जेक्ट या कोई सेपरेट वर्ब ना हो। अब देखो ये ऑफ पर्पल कलर नाम का जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये शुरू किससे हो रहा है? प्रेपोजिशन से, इसलिए प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना। इस प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम क्या है? ध्यान से देखना। ऊपर जैकेट को पर्पल ने, इस एडजेक्टिव ने मॉडिफाई किया था, यहाँ पे जैकेट को इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने मॉडिफाई किया है। समझ गए ना? जैकेट के बारे में तो मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस प्रेपोजिशनल फ्रेज को आप बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। समझ रहे हो? मैं आपकी कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ सारी की सारी। क्लोज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज किस तरह का होता है। फ्रेज एक एडजेक्टिव हो सकता है और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। अब और आगे बढ़ते हैं। यशिका वॉन्ट्स एन आईफोन और यशिका वॉन्ट्स टू बाय एन आईफोन, एक ही बात है ऑलमोस्ट। यशिका चाहती है एक आईफोन और यशिका चाहती है एक आईफोन को बाय करना। दोनों सेंटेंस को ब्रेक करो। वॉन्ट्स वर्ब है, यशिका सब्जेक्ट है। क्या चाहती है भाई यशिका? आईफोन को चाहती है। आईफोन वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर रहा है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में वही कहानी है, वॉन्ट सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है, यशिका सब्जेक्ट है। अब देखो यशिका क्या चाहती है। यहाँ पे यशिका आईफोन चाहती थी, यहाँ पे टू बाय, यहाँ पे टू बाय जो इन्फिनेटिव है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है आईफोन। जिसने वर्ब से व्हाट का रिप्लाई दिया वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, जिसने इन्फिनेटिवल वर्ब से व्हाट का रिप्लाई दिया वो आईफोन इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना फोकस देने की ज़रूरत है। टू बाय एन आईफोन, टू बाय एन आईफोन, ये शुरू हो रहा है एक इन्फिनेटिव से और साथ में इसका एक ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। इसमें अलग से वर्ब नहीं है, अलग से सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें अलग वर्ब या सब्जेक्ट ना होने की वजह से इस ग्रुप को बोलूँगा मैं फ्रेज। ठीक है? अच्छा, इसका काम क्या है? ऊपर वाले फ्रेज में सेंटेंस में देखो, यशिका वॉन्ट्स एन आईफोन, यहाँ पे आईफोन वॉन्ट का ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा फ्रेज है। यशिका खरीदना चाहती है एक आईफोन को। समझ रहे हो मेरी बात को? नाउन की जगह पे आया हुआ एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। तो फ्रेज जो है एक एडजेक्टिव भी बन सकता है, फ्रेज एक नाउन भी बन सकता है, फ्रेज एक प्रेपोजिशन से भी शुरू हो सकता है और फ्रेज एक इन्फिनेटिव से भी शुरू हो सकता है। जिससे शुरू हो जाए, जीरेंड से शुरू हो जाए तो जीरेंड फ्रेज, इन्फिनेटिव से तो इन्फिनेटिव फ्रेज, प्रेपोजिशन से तो प्रेपोजिशन फ्रेज, और उसका एक रोल होगा सेंटेंस में। जैसे पिछले सेंटेंस में एडजेक्टिव था, इस सेंटेंस में नाउन है। अब एक और कमाल दिखाता हूँ आपको छोटा सा। इस सेंटेंस को देखो दोनों को। द बुक इज़ नॉट अवेलेबल नाउ, द बुक इज़ नॉट अवेलेबल एट दिस वेरी मोमेंट। सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, बुक सब्जेक्ट है, अवेलेबल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बी फैमिली की वर्ब अकेले आ जाए, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन अकेले आ जाए, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को दोनों को आपस में मिलाती है। पार्ट नंबर 0 में समझाया हुआ है अच्छे से, है ना। अब दूसरे सेंटेंस को ब्रेक करो। इज वर्ब है, बुक सब्जेक्ट है, अवेलेबल है, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एट प्रेपोजिशन है। अब देखो एट दिस वेरी मोमेंट, एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मोमेंट, और दिस और वेरी दोनों एडजेक्टिव हो गए, मोमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब ये जो पूरा फ्रेज आप देख रहे हो, एट दिस वेरी मोमेंट, शुरू हो रहा है एक प्रेपोजिशन से, इसको बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब आपसे पूछे काम क्या कर रहा है, तो देखो यशिका, ये जो बुक है अवेलेबल नहीं है अभी। ऊपर जो नाउ है वो एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस बुक इज़ नॉट अवेलेबल एट दिस वेरी मोमेंट। ये भी अभी की बात कर रहा है, नाउ की बात कर रहा है। ये एक ऐसा प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है। समझ गए? कोई पूछे क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, काम क्या कर रहा है, काम एडवर्ब का कर रहा है। समझ गए ना? टाइम को बता रहा है सेंटेंस में, इसलिए एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो फ्रेज जो है ना वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। अब जो आपने सीखा सारा मैं समराइज करवा रहा हूँ, एक बार आपके दिमाग में एक जो है ना कड़ी सी बन जाए। सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर को बोलते हैं क्लोज, और ऐसा एक क्लोज जो होता है वो कंजंक्शन प्लस 1 होता है। सेंटेंस में जितनी कंजंक्शन होगी उससे एक ज़्यादा होगा क्लोज। मान लो 50 कंजंक्शन है तो 51 क्लोज होंगे सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अलग से सब्जेक्ट और वर्ब ना हो उसको हम बोल देते हैं फ्रेज। इन दोनों की खासियत क्या है, दोनों के दोनों ही या तो नाउन होंगे या एडजेक्टिव होंगे या एडवर्ब होंगे, है ना। जो भी आप बना लो, चाहे नाउन क्लोज बनाओ, चाहे नाउन फ्रेज बनाओ, चाहे एडजेक्टिव क्लोज बनाओ, इन्हीं में से तीनों में से एक होगा, ये दोनों के दोनों। इतनी कहानी समझ में आ गई? चलो थोड़ा सा प्रोसेस कर लो इस चीज़ को,
आराम से यहाँ पे पानी वानी पी लो। अब थोड़ा सा अपना जो मेन चैप्टर है ना वो शुरू होगा। देखो ये मेन चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है कंजंक्शंस का। पहला पार्ट है क्लोज और फ्रेज, दूसरा पार्ट है कंजंक्शन। क्लोज फ्रेज में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज का टाइप बताओ, सेंटेंस का टाइप बताओ, क्लोज का एनालिसिस करो, क्लोज में से फ्रेज गिन के बताओ, फ्रेज को क्लोज में चेंज करो, है ना। तो ये क्लोज फ्रेज का एडवांस टॉपिक है। और कंजंक्शन पे बस रूल बहुत सारे रूल्स मिलेंगे आपको, तकरीबन 14 रूल्स हैं अपने पास कंजंक्शन के। सारे सिंपल हैं, मैं लॉजिक के साथ समझा दूंगा ना, लोड मत लो। तो अपना अभी जो स्टडी प्लान है ना वो कुछ ऐसा होगा, 2 पार्ट्स में वीडियो बटेगी। फर्स्ट पार्ट में सीख लेंगे ये सारी चीज़ें, सेकंड पार्ट में थोड़ी सी कंजंक्शन। फर्स्ट पार्ट में आज मैं ये सब करवा देता हूँ, 1-2 कंजंक्शन के रूल भी पकड़वा दूंगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट में सीधे कंजंक्शन को शुरू कर देना। शुरू कर लें। ये अगर जिसने पकड़ लिया ना, मैं बता रहा हूँ कंजंक्शन चैप्टर पे इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी अगर इस पार्ट को आपने ध्यान से समझा तो। आ जाओ, ध्यान से देखो इस एनिमेशन को। 3 तरह की लिस्ट मैंने बनाई है। एक लिस्ट है ये वाली, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। दूसरी है ये वाली जिसमें 2-2 वर्ड जुड़े हुए हैं आपस में। और तीसरी है ये वाली। आपको क्या करना है, सिर्फ इस वाली को, सबसे लास्ट वाली को याद करना है, सबसे पहले वाली इनफैक्ट, है ना। और याद करने की ट्रिक क्या है, इसको हम बोलते हैं फैन बॉयज़, FANBOYS। F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से आर, Y से वेट और S से सो। ये फैन बॉयज़ है ना, ये सारी की सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती हैं। देखो काम क्या करेंगी आगे बताऊंगा मैं, है ना। बस फैन बॉयज़ को आपको याद रखना है। इन जो कितनी होगी, ये 7 होगी ना, इन 7 को आपको याद रखना है। अच्छा ये दूसरी हैं, ये कहलाती हैं सब ऑर्डिनेटिंग। ये कोऑर्डिनेटिंग, ये सब ऑर्डिनेटिंग। और ये जो तीसरी है ना, ये होती है कोरिलेटिव। ये कोऑर्डिनेटिंग और सब कोऑर्डिनेटिंग दोनों के मिक्सचर से बनती हैं। इसी पे सारे के सारे ग्रामर के रूल बनते हैं, इसी पे सारे के सारे एसएससी बैंक के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोरिलेटिव। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग सीखोगे तभी कोऑर्डिनेटिंग को आप सोल्व कर पाओगे। अब वक्त आ गया है जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करने का, है ना, सेंटेंस को एनालाइज करने का। शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ऐड करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल YT नो चैट्स। आपको सारी PDF और सब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोस के इस ग्रुप से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे SSC हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे UPSC हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है ना कंटेंट डाला हुआ है। आपको प्रोसेस करने के लिए शायद 2 बार ये वीडियो देखनी पड़े, तो आराम से देखो धीमे धीमे। ये 15-20 मिनट की वीडियो 1 घंटा लगना चाहिए पूरा कुछ सब कुछ समझने के लिए, ठीक है। अब देखो सेंटेंस को एनालाइज कैसे करेंगे। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। फाइनल्स के आगे एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। सेंटेंस पूछे कितने हैं, तो सेंटेंस इसमें 1, क्योंकि फुल स्टॉप आ रहा है 1। कंजंक्शन पूछा आपसे कितने हैं, तो कंजंक्शन तो इसमें 1 भी नहीं है। सेंटेंस को मैं ब्रेक कर देता हूँ, क्वालिफाइड वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, फॉर प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है फाइनल्स। तो कंजंक्शन पूछा तो कंजंक्शन है 0। अगर कंजंक्शन 0 है तो क्लोज होता है कंजंक्शन +1, तो क्लोज होगा इसमें सिर्फ 1, है ना। जो एक क्लोज किसी सेंटेंस में हो, किसी सेंटेंस का जो अकेला क्लोज हो, उसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल या मेन क्लोज। मेन क्लोज क्या होता है, सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें अकेला एक क्लोज हो, वो क्लोज कहलाता है मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। और ऐसे सेंटेंस को जिसमें सिर्फ एक मेन या प्रिंसिपल क्लोज हो, उस सेंटेंस को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। समझ गए, अभी तक तो मेरे ख्याल दिक्कत नहीं आई होगी ना। चलो अगला सेंटेंस देखो, वी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स बट वी कुडंट विन। हमने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया लेकिन हम जीत नहीं पाए। सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, क्वालिफाइड वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, फॉर प्रपोजिशन है, फाइनल्स उसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वी सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट विन उसकी वर्ब होगी, बीच में बट पड़ गई कंजंक्शन। अब आपसे पूछा कंजंक्शन कितनी है, कंजंक्शन है 1। और कौन सी है, फैन बॉयज़ वाली, देखो बट। तो कंजंक्शन आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा क्लोज कितने हैं, सर कंजंक्शन 1 है तो क्लोज 1 ज़्यादा होंगे, मतलब 1 + 1 2 क्लोज हैं, पहला ये और दूसरा ये। अच्छा दोनों कंजंक्शन से जो क्लोज बने, क्लोज किस टाइप के हैं, दोनों ही क्लोज मेन क्लोज हैं।
कैसे पता लगा? जब भी फैन बॉयज़ में से कोई कंजंक्शन आती है तो वो पहले और बाद वाले क्लोज को दोनों को मेन क्लोज बनाती है। समझे मेरी बात को? देखो, वी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, ये मेन क्लोज है, और बट कंजंक्शन फैन बॉयज़ में से एक कंजंक्शन है ना, तो इसके बाद में आने वाला क्लोज भी मेन क्लोज ही कहलाएगा, क्योंकि फैन बॉयज़ कंजंक्शन का काम यही होता है मेन क्लोजेज या प्रिंसिपल क्लोजेस को मिलाना। अब ये सेंटेंस जो होता है ना जिसमें एक से ज़्यादा मेन क्लोज हो, इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सिर्फ एक मेन क्लोज हो तो सिंपल और दो मेन क्लोज हो तो कंपाउंड। ये पूरी लास्ट में आपको टेबल दे दूंगा कौन सा कंपाउंड है, अभी खाली सीखते जाओ, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स बिकॉज वी परफॉर्म्ड वेल। हमने क्वालिफाइड किया फाइनल्स के लिए क्योंकि हमने अच्छे से परफॉर्म किया था। सबसे पहले ब्रेक कर दो, क्वालिफाई वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, परफॉर्म वर्ब है, वी इसका सब्जेक्ट है। अब आपसे पूछे बीच में कंजंक्शन कितनी आई है? एक आई है। क्या ये कंजंक्शन फैन बॉयज़ है? जी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज तो फैन बॉयज़ में आती नहीं, तो ये है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक आई है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक भी नहीं आई। अच्छा, क्लोज कितने होंगे? क्लोज होंगे अपने पास दो, क्लोज होंगे अपने पास दो। एक तो होगा इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद आने वाला क्लोज कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये जो हम फैन बॉयज़ याद कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं, फैन बॉयज़ के बाद में जो क्लोज आए वो क्लोज जो होगा हमेशा प्रिंसिपल क्लोज होगा। लेकिन फैन बॉयज़ को अगर छोड़ दें, इसके बाद में कोई भी कंजंक्शन हो, उसके बाद आने वाला क्लोज कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। और ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ गए? अगर एक सिंगल ही क्लोज था तब तो था ये सिंपल, जो है आपका सिंपल सेंटेंस। जब दो मेन क्लोज थे तब आप बोलते हो कंपाउंड जो है सेंटेंस। जब एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा तब बोलोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब लास्ट सेंटेंस देख लो, वी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स बट वी कुडेंट विन बिकॉज द अदर टीम परफॉर्म्ड बेटर। हमने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया लेकिन हम जीत नहीं पाए क्योंकि दूसरी टीम ने और अच्छे से बेहतर परफॉर्म किया। क्वालिफाई वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन, फाइनल उसका ऑब्जेक्ट, कुड नॉट विन वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, और तीसरा देखो परफॉर्म्ड वर्ब है, टीम इसका सब्जेक्ट है। अब आपसे कोई पूछे कंजंक्शन कितनी आई है, तो कंजंक्शन आई है सर इसमें एक तो बट और दूसरी आई है बिकॉज। बट कैसी है? फैन बॉयज़ वाली है, मतलब एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके बाद में आने वाला क्लोज कोऑर्डिनेटिंग क्लोज होगा। और बिकॉज एक नॉन फैन बॉय वाली है, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके बाद में आने वाला क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज। तो क्लोज आपके पास कंजंक्शन दो होगी ना, तो क्लोज हो गए आपके पास तीन, दो इंडिपेंडेंट हो गए और बिकॉज के बाद वाला हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज आ जाए और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज आ जाए, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बड़ा आसान है, दो इंडिपेंडेंट क्लोज आए, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज आते ही हम कंपाउंड सेंटेंस बोल देते हैं उसको। और जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लोज आ जाए जो फैन वॉइस कंजंक्शन से ना जुड़ा हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये जब दोनों ही आ रहे हैं तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल दिया, है ना। अब जो आपने सीखा उसको अपने रिवाइज करेंगे। एक टेबल में आपको दे देता हूँ, 4 कंडीशन बनेगी। सेंटेंस में एक भी कंजंक्शन ना हो, सेंटेंस में एक फैन बॉयज़ कंजंक्शन हो, सेंटेंस में एक नॉन फैन बॉयज़ कंजंक्शन हो, या सेंटेंस में फैन बॉयज़ और नॉन फैन बॉयज़ दोनों टाइप की कंजंक्शन हो। अगर एक भी कंजंक्शन नहीं है तो एक ही मेन क्लोज है, सेंटेंस को बोलेंगे सिंपल। अगर एक फैन बॉयज़ है तो दो मेन क्लोज है, क्योंकि फैन बॉयज़ जो है मेन क्लोज को ही बनाता है, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड। अच्छा, अगर एक ही नॉन फैन बॉय है ना, फैन बॉयज़ के अलावा, तो इसमें एक तो मेन हो गया शुरू वाला और एक हो गया सबऑर्डिनेट, ऐसे को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, दोनों का मिक्सचर। अच्छा, जिसमें फैन बॉय भी हो और नॉन फैन बॉय भी हो, तो इसमें भाई साहब मेन क्लोज होंगे 2 या 2 से ज़्यादा और सबऑर्डिनेट क्लोज होगा 1 या 1 से ज़्यादा। मान लो 3 फैन बॉयज़ है तो 4 मेन क्लोज हो जाएंगे, मान लो 2 नॉन फैन बॉयज़ है तो 1 से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा। ऐसे को बोलेंगे हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ गए? ये पेपर में तुम्हारे वास्तव में क्वेश्चन आते हैं, खास करके डिफेंस वालों के, है ना। कंपाउंड सब्जेक्ट है, कौन सा सेंटेंस है, इसको तोड़ के बताओ। तो बस आपको इस जो है ना ट्रिक को लगाना है, इस फॉर्मूला को, सेंटेंस का मीनिंग आपके सामने आ जाएगा। अब एक अपने पास टॉपिक आता है क्लोज एनालिसिस का। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मैं सेंटेंस को ब्रेक करूँगा, सारे क्लोजेस को ढूंढूंगा और उन क्लोजेस को एनालिसिस करके बताऊँगा कौन सा क्लोज क्या काम कर रहा है। ये बहुत एडवांस लेवल ग्रामर है, दिमाग को अपना जो है ना थोड़ा फोकस देना है ना, एक बार में नहीं आती है, पर सीख जाओगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। One afternoon, Saloni called her boss and told him that she wanted to resign from her job.
टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस ऑफ बुक सेलिंग एज इट वॉज हर ड्रीम ऑफ चाइल्डहुड। एक दोपहर में सलोनी ने अपने बॉस को कॉल किया और उसको बताया कि वो चाहती थी जॉब से रिज़ाइन करना अपनी नौकरी से, ताकि शुरू कर पाए अपना खुद का बिजनेस बुक्स को सेल करने का, क्योंकि ये उसका ड्रीम था चाइल्डहुड से, बचपन से ही, है ना। सेंटेंस कितने अपने पास? सेंटेंस में सिर्फ एक फुल स्टॉप है तो एक ही सेंटेंस है ना। अब सारी कंजंक्शन को पकड़ूंगा, कितनी कंजंक्शन है। तो पहली कंजंक्शन आपको मिलेगी एंड फैन बॉयज़ वाली, है ना, FANBOYS। दूसरी कंजंक्शन मिली आपको दैट। अब देखो ये फैन बॉयज़ नहीं है तो इसको लाल रंग का दे दिया मैंने कलर, है ना, सबॉर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट नहीं है, फैन बॉयज़ वाली नहीं है। तीसरी कंजंक्शन आपको मिलेगी एज, ये भी मैंने रेड कलर दिया है क्योंकि फैन बॉयज़ में नहीं आती। तो कंजंक्शन कितनी होगी? 3। एक कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग फैन बॉयज़ वाली और 2 कंजंक्शन नॉन फैन बॉयज़ वाली सबॉर्डिनेटिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ कंजंक्शन टोटल 3 है तो क्लोज कितने होंगे? क्लोज होंगे 3 + 1 4। अब वो क्लोज मैं ढूंढ लेता हूँ। पहला तो हो गया मेन क्लोज, सलोनी कॉल्ड हर बॉस। दूसरा फैन बॉयज़ के बाद में आ रहा है टोल्ड हिम। यहाँ पे वर्ब है ना टोल्ड, इसका सब्जेक्ट है सलोनी। सलोनी ने ही बॉस को कॉल किया और एंड सलोनी टोल्ड हिम। दूसरी बार सलोनी को हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, समझ गए ना। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो है टोल्ड हिम। तो फैन बॉयज़ से मिल गए 2 कौन से वाले? प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखो दैट के बाद एक क्लोज आएगा शी वांटेड टू रिज़ाइन, और एज के बाद एक क्लोज आएगा इट वाज हर ड्रीम ऑफ चाइल्डहुड। तो 2 प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज और 2 सबॉर्डिनेट क्लोज। बस यही होता है क्लोज एनालिसिस, है ना। फिर आपसे लास्ट में पूछेगा जो सबॉर्डिनेट क्लोज हैं इनका टाइप बताओ। तो अपने पास 2 सबॉर्डिनेट क्लोज हैं। सेंटेंस बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट सबॉर्डिनेट क्लोज है शी वांटेड टू रिज़ाइन। देखो वो उसने अपने बॉस को बताया कि वो रिज़ाइन करना चाहती थी। दैट से जो आपका शुरू होता है सबॉर्डिनेट क्लोज, जो कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वो कहलाता है नाउन क्लोज। उसने क्या बताया भाई? उसने बताया शी वांटेड टू रिज़ाइन। जो वर्ड से टोल्ड वर्ड से जो वर्ड का रिप्लाई कर रहा हो वो पूरा का पूरा क्लोज कहलाएगा नाउन क्लोज। तो पहला जो क्लोज है वो है नाउन क्लोज, समझ गए ना। क्या का जवाब दे रहा है? वर्ड से। अब देखो दूसरा क्लोज, इट वॉज हर ड्रीम ऑफ चाइल्डहुड। वो स्टार्ट करना चाहती है खुद का बिजनेस क्योंकि वो उसका ड्रीम ऑफ चाइल्डहुड है। स्टार्ट वर्ब से वाई का रिप्लाई करने वाला क्लोज है। जो क्लोज वाई से वाई का रिप्लाई करे वर्ब से वो कहलाता है एडवर्बियल क्लोज। इसीलिए बोल रहा हूँ ग्रामर की वीडियो शुरू से देखना। एडवर्ब चैप्टर में बताया हुआ मैंने आपको एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब होता है जो वाई से रिप्लाई करे, रीजन दे किसी चीज़ का, है ना। तो स्टार्ट क्यों करना चाहती है? क्योंकि ये उसका बचपन का सपना है। स्टार्ट वर्ब से रीजन है इट वॉज हर ड्रीम ऑफ चाइल्डहुड, इसलिए कहलाएगा एडवर्बियल क्लोज। तो ये होता है क्लोज एनालिसिस। सेंटेंस को पकड़ो, कंजंक्शन को गिनो, कंजंक्शन कितने टाइप की है उनको अलग अलग कर दो, और जो सबॉर्डिनेट क्लोज उनका देख लो क्या काम है। अगर नाउन का काम कर रहा हो तो नाउन सबॉर्डिनेट क्लोज, अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो एडवर्बियल सबॉर्डिनेट क्लोज। अब एक आपसे क्वेश्चन बनता है फ्रेज एनालिसिस करो। इसी पूरे सेंटेंस में सारे फ्रेज मैं आपको बताता हूँ, फिर बता देता हूँ वो क्या क्या काम कर रहे हैं। देखो पहला फ्रेज है वन आफ्टरनून। वन और आफ्टरनून इसका एक मीनिंग है एक दोपहर, लेकिन इसकी कोई वर्ब नहीं है। वर्ब होती तो एक क्लोज बन जाता है ना, वर्ब नहीं होने की वजह से एक फ्रेज है। दूसरा फ्रेज आपको मिलेगा टू रिज़ाइन हर जॉब। वो चाहती थी अपनी जॉब से रिज़ाइन करना। इन्फिनेटिव और उसके ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ पूरा का पूरा फ्रेज है टू रिज़ाइन फ्रॉम हर जॉब। तीसरा फ्रेज है टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के बाद में स्टार्ट क्या करना है? खुद का बिजनेस, इन्फिनेटिवल फ्रेज है। चौथा आपके को फ्रेज मिलेगा ऑफ सेलिंग बुक। प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। पांचवा फ्रेज मिलेगा आपको ऑफ चाइल्डहुड। प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। फ्रेज जो है ना वो ऐसे ही बनते हैं, इन्फिनेटिव से, प्रेपोजिशन से, पार्टिसिपल से, जीरेंड से, है ना। जीरेंड और उसका ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव और उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे आपको 5 फ्रेज मिलेंगे इस पूरे सेंटेंस में। अब पांचों फ्रेज का आपसे काम पूछेगा क्या क्या है। तो पहला फ्रेज है वन आफ्टरनून। ये जो पूरा काम हुआ ना ये एक आफ्टरनून को हुआ। ये वन आफ्टरनून एक टाइम की बात कर रहा है, जो किसी एक्शन के टाइम को बता दे वो कहलाता है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती है? एक्शन के टाइम को बताती है। यहाँ पे एडवर्ब एक फ्रेज से मिलकर बनी है, इसलिए बन गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। दूसरा क्लोज कौन सा है? टू रिज़ाइन फ्रॉम हर जॉब। अच्छा वो क्या चाहती थी? अपनी जॉब से रिज़ाइन करना। वॉन्ट वर्ब से वाई का रिप्लाई करने वाला टू रिज़ाइन फ्रॉम हर जॉब जो इन्फिनेटिवल फ्रेज है, ये है एक नाउन फ्रेज। क्यों भाई? वॉन्ट वर्ब से वाई का वट का रिप्लाई कर रहा है। क्या चाहती थी? चाहती थी जॉब से रिज़ाइन करना। बड़ा आसान है ना, वट का रिप्लाई कर रहा है इसलिए एक नाउन फ्रेज है, नाउन का काम कर रहा है। अब देखो
टू स्टार्ट और ऑन बिजनेस। वो रिज़ाइन क्यों करना चाहती थी, रिज़ाइन करने के पीछे रीज़न क्या था? रिज़ाइन वर्ब से जो वाई का रिप्लाई कर दे, रिज़ाइन वर्ब से जो वाई का रिप्लाई कर दे वो बन गया एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीज़न। समझ गए ना? ये एक टू इन्फिनिटिव से शुरू हो रहा है लेकिन वर्ब से वाई का रिप्लाई कर रहा है, इसलिए एडवर्बियल फ्रेज है। इसको क्लोज नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब नहीं है। आगे बढ़ो। ऑफ बुक सेलिंग, ये बिजनेस कौन सा है? बुक सेल करने का। ये बिजनेस के बारे में बताने वाला एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बिजनेस के बारे में, नाउन के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस? ऑफ बुक सेलिंग। ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये कहलाएगा एक एडजेक्टिवल फ्रेज। कौन सा बिजनेस? बुक सेलिंग वाला बिजनेस, है ना? बिजनेस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो बिजनेस ऑफ बुक सेलिंग, ये बन गया एक एडजेक्टिवल फ्रेज। लास्ट में ड्रीम के बाद में चाइल्डहुड आ रहा है। कौन सा ड्रीम है? ड्रीम है बचपन का। ये ड्रीम जवानी का भी हो सकता था, बुढ़ापे का भी हो सकता था। ऑफ चाइल्डहुड ने इस ड्रीम को परिभाषित किया है। इस ड्रीम को परिभाषित करने वाले, नाउन को परिभाषित करने वाले प्रेपोजिशन फ्रेज को मैं बोलूँगा अगेन जो है एडजेक्टिवल फ्रेज। बस इतना ही होता है क्लोज और फ्रेज जो है एनालिसिस। आपको इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सेंटेंस लो, ब्रेक करो। किताबें मैंने आपको बता दी हैं, एसपी बख्शी वगैरह है ना, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनके आंसर भी मिल जाएंगे। 10-12 अगर सेंटेंस आपने पूरे ब्रेक कर लिए, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कैसा सेंटेंस है, कौन सा क्लोज है, कौन सा फ्रेज है, उसके बाद आप कंजंक्शन सीखने के लिए हो रेडी। अब एक काम करते हैं, मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ आपका आज का। एक सेंटेंस आपके सामने मैंने लिख दिया है ना। यहाँ पे आई जो है ना, इसको अंडरस्टूड मानना। तो एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप फील करें बहुत ही प्राउड जब मैं उनको बताऊँ मेरी कामयाबी के बारे में, जो कि कई सालों की नाकामयाबी के बाद में आती है। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको जो है प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक दम प्राउड। और किस बारे में? अपने बेटे के बारे में। तो ये सेंटेंस है, थोड़ा सा इमोशनल सेंटेंस है, इसको ब्रेक करना है और चारों चीज़ों के जवाब देने हैं आपको। किस टाइप का सेंटेंस है, कितनी कंजंक्शन है और कितने टाइप हैं उन कंजंक्शन के, कितने क्लोज हैं, उनके कौन कौन से टाइप हैं, है ना? प्रिंसिपल क्लोज है, सबॉर्डिनेट क्लोज है, पहला क्लोज एडजेक्टिवल है, दूसरा क्लोज नाउन क्लोज है ना? ये बताना। लास्ट में कितने फ्रेज हैं और कितने उनके टाइप्स हैं। इसका आंसर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। पहले खुद का निकालो और फिर मेरे वाले से कर लेना बराबर, है ना? करोगे, सीखोगे तभी सीख पाओगे। मुझे तो आता है, मैंने 10 साल पहले सीख लिया था, लेकिन मैं एक प्रोसेस से गुजरा था और उस प्रोसेस से आपको भी गुजार रहा हूँ। ये प्रोसेस किताबों से सीखोगे बहुत मुश्किल लगेगी, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे में कोई भी सीख सकता है ना? ब्रेक करो, मैच करो, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दे देना बिना बोले। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कंजंक्शन के सारे रूल करवाऊंगा इस वीडियो में, है ना? एक एक करके 14 रूल्स है, सारी जो है एक ही वीडियो में डाल देंगे। चलिए, अंटिल देन, साइनिंग आउट।